जब हम इतिहास रच देने वाले या फिर सबसे ज्यादा कठिन स्पेस मिशंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नासा आती है। लेकिन नासा दुनिया की अकेली एकमात्र ऐसी स्पेस एजेंसी नहीं है जिसने कठिन से कठिन स्पेस मिशंस किए हों, बल्कि दुनिया में कई सारी ऐसी स्पेस एजेंसी भी हैं जिनके स्पेस मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन शायद उनको उतना नाम नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था। ऐसा ही एक स्पेस मिशन था रोसेटा फिलाई मिशन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रोसेटा फिलाई मिशन शायद अब तक का सबसे ज्यादा कठिन स्पेस मिशन रहा होगा। दरअसल यूरोपियन स्पेस एजेंसी को अपने लैंडर को एक ऐसे कॉमेट पर उतारना था जहाँ पर लैंड करने की कहीं जगह ही नहीं थी। कॉमेट में छोटे छोटे पहाड़, उबड़ खाबड़ जमीन और यहाँ तक कि ऐसी ऐसी दरारें मौजूद थी जहाँ पर किसी भी तरह के लैंडर को लैंड करवा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा था कि जब इंसान की बनाई हुई कोई चीज क्यूपर बेल्ट पर लैंड करने जा रही हो। और क्यूपर बेल्ट ही क्यों, बल्कि इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि जब हम इंसान किसी कॉमेट पर लैंड करने जा रहे हो। इस ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेस मिशन की मदद से हम इंसान पहली बार किसी कॉमेट की डीप स्टडी कर सकते थे, उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में जान सकते थे और यहाँ तक कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई इसको भी समझ सकते थे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी को इस स्पेस मिशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ऐसा माना जा रहा था कि इस स्पेस मिशन की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, कॉमेट्स का क्या रोल था हमारे सोलर सिस्टम के बनने में। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हमें इस स्पेस मिशन की मदद से मिल सकते थे। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को कुछ ऐसी उम्मीदें भी थी, लेकिन इस स्पेस मिशन के साथ कुछ भी सही नहीं होता है। फिलहाल जो कि इस स्पेस मिशन का लैंडर था, उसका काम था कि वे कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे पूरे 5 महीने तक। लेकिन ये 5 महीने केवल कुछ घंटे में बदल जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रोसेटा फिलाई मिशन फेल हो गया और कॉमेट चुरमूव 11C मंका या फिर ये कहें कॉमेट 67P पर भेजा गया ये स्पेस मिशन अब तक का सबसे ज्यादा कठिन स्पेस मिशन क्यों था। लेकिन चलिए शुरू करते हैं शुरू से और बात करते हैं कि जब स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया था। 2 मार्च 2004 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रोसेटा फिलाई मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसके लिए एजेंट 5 स्पेस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसे 2 मार्च 2004 को नहीं बल्कि 1 साल पहले 12 जनवरी 2003 को लॉन्च किया जाना था। और उस समय रोसेटा फिलाई मिशन का टारगेट कॉमेट 67P नहीं बल्कि कॉमेट 46P था। लेकिन जिस रॉकेट को स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाना था उसमें कुछ महीने पहले खराबी आ जाती है और पूरा स्पेस मिशन फिर से रीडिजाइन किया जाता है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को एक नया टारगेट दिया जाता है। इस बार नया टारगेट था कॉमेट 67P। कॉमेट 67P को चूज करने के कुछ कारण भी थे। कॉमेट 67P को देखने के बाद ऐसा लगता था कि मानो 2 कॉमेट को आपस में जबरदस्ती जोड़ दिया गया। इसके अलावा इसके 2 लूप्स के बीच में क्रैक्स भी थे बहुत सारे, जो ये बताते थे कि ये दोनों लूप्स आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ घसीटते होंगे। और साइंटिस्ट को ये भी उम्मीद थी कि हम इस कॉमेट की मदद से ये भी समझ सकते हैं कि क्या पृथ्वी पर पानी किसी कॉमेट की मदद से आया था या फिर किसी एस्टेरॉयड की मदद से। एक बार लॉन्च होने के बाद रोसेटा स्पेसक्राफ्ट 7 साल तक स्पेस में रहता है और 7 साल के बाद वे कॉमेट 67P तक पहुंच जाता है। लेकिन कॉमेट तक पहुंचने के लिए उसे ग्रेविटी की मदद चाहिए होती है, जिसके लिए वे कई सारे फ्लाई बाय मिशन करता है। पहला फ्लाई बाय मिशन वे 4 मार्च 2005 को, दूसरा फ्लाई बाय मिशन मार्स का साल 2007 में और तीसरा और चौथा फ्लाई बाय मिशन फिर से वे पृथ्वी का करता है। लेकिन दूसरा फ्लाई बाय मिशन जो कि वे मार्स का करता है वे कहीं से भी आसान नहीं था। मार्स के फ्लाई बाय मिशन के दौरान रोसेटा स्पेसक्राफ्ट केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहता है मार्स के एटमॉस्फेयर से और इस बात का डर हमेशा बना रहता था कि कहीं रोसेटा स्पेसक्राफ्ट मार्स की ग्रेविटी में आकर फंस न जाए, जिसकी वजह से पूरा स्पेस मिशन वहीं पर ही खराब हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्लाई बाय मिशन के दौरान रोसेटा स्पेसक्राफ्ट कई सारी मार्स की इमेजेस भी क्लिक करता है और पूरा फ्लाई बाय मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहता है। और फाइनली आखिरी और चौथे फ्लाई बाय मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट को जो बूस्ट चाहिए रहता है वे मिल जाता है और स्पेसक्राफ्ट कॉमेट की तरफ आगे बढ़ता है। रोसेटा स्पेसक्राफ्ट जब कॉमेट 67P तक पहुंच जाता है तो लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर रोसेटा स्पेसक्राफ्ट में लगे बूस्टर्स और थ्रस्टर्स की मदद से खुद को ट्रेजेक्टरी के अकॉर्डिंग अलाइन करने लगते हैं। लेकिन जैसे स्पेसक्राफ्ट कॉमेट की तरफ जा रहा होता है कई सारी इमेजेस हम इंसानों के सामने आने लगती हैं। इन इमेजेस को देखने के बाद ये बात तो क्लियर हो जाती है कि कॉमेट पर कहीं पर भी लैंड करा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कॉमेट में छोटे छोटे पहाड़, उबड़ खाबड़ जमीन और कई सारे क्रैक्स मौजूद है जिसमें अगर हमारा लैंडर फंस जाता तो शायद वहाँ से कभी निकल भी ना पाता। तो ऐसे में इस बात का डर हमेशा बना रहता था कि कहीं लैंडर एक ऐसी जगह पर न लैंड कर जाए जहाँ से हम इंसानों को ज्यादा जानकारी ना मिल पाए कॉमेट के बारे में। इस पूरे स्पेस मिशन के 2 मेन हिस्से थे, एक ऑर्बिटर रोसेटा और दूसरा लैंडर फिलाई। साइंटिस्ट ऐसा चाहते थे कि फिलाई कॉमेट पर लैंड कर सके और कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। तो ऐसे में लैंडिंग के दौरान किसी भी तरह का रिस्क लेना सही नहीं था। स्पेसक्राफ्ट जो कि कॉमेट के ऑर्बिट को फॉलो कर रहा था और कॉमेट के चारों तरफ घूम रहा था, वे पूरे कॉमेट का एक मैप तैयार करता है और उन मैप्स में उन पॉइंट को नोट कर लिया जाता है जहाँ पर लैंडिंग करवाई जा सकती थी। लेकिन कॉमेट का साइज स्फेरिकल नहीं था, जिसकी वजह से कुछ हिस्सों से पानी बाहर आ रहा था और अगर लैंडर इन एक्टिव जगह पर लैंड कर जाता तो लैंडर पूरी तरह से खराब हो सकता था। इसलिए कम एक्टिव जगह को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फाइनली 22 नवंबर 2014 को लैंडर कॉमेट के साइड कॉर्नर पर लैंड कर जाता है
आपको बता दें कि लैंडर में हार्पून दिए गए थे ताकि जैसे ही लैंडर लैंड करे हार्पून खुल जाए और लैंडर को झटके न लगे, जिससे लैंडर के अंदर मौजूद कई सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट सेफ रहे। लैंडर जैसे ही लैंड करता है वैसे वे पृथ्वी पर सिग्नल भेजता है। साइंटिस्ट को लगता है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट को रियलाइज हो जाता है कि लैंडर्स पर लगे हार्पून्स कभी खुलते ही नहीं है। तो लैंडर जैसे ही लैंड करता है वो वैसे ही बाउंस ऑफ कर जाता है। बाउंस ऑफ करके हवा में ही रोटेट करने लगता है और घूमकर इधर उधर जाने लगता है। इन सब में अच्छी बात ये रहती है कि कॉमेट की ग्रेविटी बहुत ज्यादा वीक रहती है, जिसकी वजह से लैंडर बहुत कम कॉमेट के सरफेस पे आ रहा था और ज्यादातर समय हवा में बिता रहा था। करीब 2 घंटे हवा में रहने के बाद वे 3 बार कॉमेट की सरफेस को टच करता है। लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से बहुत ज्यादा दूर आ चुका था, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंच रही थी और ऐसे में लैंडर की बैटरी बहुत जल्दी खत्म होने वाली थी। अब साइंटिस्ट को ये बात सोचनी थी कि वे जल्द से जल्द कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके और ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सके कॉमेट के बारे में। और एक ऐसा स्पेस मिशन जिसे 5 महीने के लिए प्लान किया गया था वे केवल 60 घंटों में बदल जाता है। अब साइंटिस्ट के पास केवल 60 घंटों का समय था कि वे ज्यादा से ज्यादा कॉमेट के बारे में जानकारी हासिल कर सके। और फाइनली 14 नवंबर को फिलाई लैंडर आखिरी सिग्नल्स भेजता है पृथ्वी की तरफ। लेकिन फिर अचानक से कुछ महीने बाद जून 2015 को कॉमेट सूरज के करीब से गुजरता है, जिसकी वजह से फिलाई लैंडर में लगे सोलर पैनल्स पर सूरज की रोशनी फिर से पड़ती है और फिलाई लैंडर फिर से एक बार चार्ज हो जाता है। तो साइंटिस्ट के पास एक और मौका था ताकि वे आखिरी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। इस आखिरी एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और रोसेटा स्पेसक्राफ्ट का क्या होता है जो कि कॉमेट के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा था, उन 60 घंटों में साइंटिस्ट क्या पता कर पाते हैं, और ये सब कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। लेकिन ये सब कुछ हम बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और प्रेस द लाइक बटन।